हेलो गाइस, आपके लिए नया एपिसोड लाए हैं। हर दिन नया एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। अयान का गुस्सा। स्टडी रूम में आकर अयान ने डोर को बंद किया और दीवार पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। फिर वो खुद से बोला, तू ऐसा कैसे कर सकता है अयान, मैं उस लकड़ी की तरफ क्यों खींचा चला जा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और वो है रिया। मेरे दिलो दिमाग में बस एक ही लड़की है। इधर अयान के जाने के बाद कृति ने एक चैन की सांस ली और खुद से बोली, हाय रब्बा, शुक्र है तेरा, बचा लिया। मैनू सच ही कह रहा था मयंक, बहुत खतरनाक गुस्सा है अयान का। डॉट डॉट कहीं मैं आज मर जाती तो मेरी तो सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती। पापा से मिलने की मेरी इच्छा तो इच्छा ही रह जाती। फिर कृति भागकर रूम के डोर के पास आई। उसने डोर से बाहर इधर उधर झांका और फिर अंदर आकर डोर को जल्दी से बंद कर दिया और लॉक लगा लिया। फिर बोली, अब मैं चैन से सो पाऊंगी, सुबह जल्दी भी तो उठना है। अयान स्टडी रूम में चेयर पर बैठे बैठे ही सो गया। अगली सुबह सूरज की किरणें अपनी बाहें पसारे अपनी लालिमा को चारों दिशाओं में फैला रही है। स्टडी रूम की विंडो से होते हुए सूरज की किरणें अंधेरे को चीरते हुए अयान के चेहरे पर पड़ रही है, जिससे अयान की आंख खुल गई। अयान अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अयान ने डोर खोला पर डोर तो अंदर से लॉक था। अयान ने डोर नॉक किया। कृति, जो अभी अभी वॉशरूम से नहाकर बाहर आई थी, उसने डोर खोला तो सामने अयान खड़ा था। कृति ने अयान को देख झट से डोर बंद कर लिया। ये देख अयान को गुस्सा आ गया और वो एक कड़क आवाज में बोला, दरवाजा खोलो। आप यहाँ क्यों आए हैं? कृति ने डरते हुए पूछा। ये मेरा रूम है और मुझे अपने ही रूम में आने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, समझी तुम? अयान गुस्से में चिल्लाया। नहीं, पहले मुझे ये बताए कि आपने हत्थे है या नहीं, कृति ने पूछा। अयान, व्हाट? कृति, ये डोर तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप मुझे ये नहीं बताते कि आपके पास कोई हथियार है या नहीं। व्हाट नॉनसेंस, अयान चिल्लाया। शोर सुनकर घर के बाकी लोग भी अयान के रूम की तरफ आ गए। सुबह सुबह क्यों इतना शोर मचा रखा है? केशव जी ने, ये लड़की मुझे मेरे ही रूम में नहीं आने दे रही और पता नहीं कैसे बेतुके सवाल कर रही है, अयान गुस्से से बोला। एक मिनट, मैं कृति से बात करता हूँ, केशव जी बोले। कृति, बेटा डोर खोलो, केशव जी ने कहा तो उनकी आवाज सुन कृति ने थोड़ा सा डोर खोला और बोली, पापा आप हमें बचा लोगे ना? देखो, खुद ही देखो, कैसी बेतुकी बातें कर रही है ये। आपको यही नमूना मिला था मेरे पल्ले बांधने के लिए, अयान गुस्से में बोला। मैं बात कर रहा हूँ ना, केशव जी अयान से बोले। पापा मुझे न अभी नहीं मरना है, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैंने दुनिया भी नहीं देखी, कृति रुआ सा मुंह बनाकर बोली। क्या बोल रही हो तुम? कौन मारना चाहेगा तुम्हें? केशव जी ने बोला। अयान ने गुस्से में दरवाजे को धक्का दिया और अंदर आ गया। अयान का हाथ लगने से टेबल पर रखा चाकू गिर गया। अयान ने उसे उठाया और टेबल पर रखने ही वाला था कि कृति का ध्यान फिर से अयान के हाथ में पकड़े चाकू की ओर चला गया। कृति चिल्ला उठी और केशव जी के पीछे छुप गई और बोली, देखा पापा आपने, मैंने इनको रात में भी कहा था कि मैं इन्हें इरिटेट नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी ये चाकू लेकर मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे मारने के लिए। इन्हें कहिए न मेरे साथ ऐसा न करे, गुस्से में ये थोड़े ना कि किसी की भी जान ले लो। अयान का ध्यान अपने हाथ में पकड़े चाकू पर गया तो उसने जल्दी से चाकू टेबल पर फेंक दिया। केशव जी, नैना जी और मयंक ने अपनी हंसी दबा ली। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या लड़की? मैं तुम्हें क्रिमिनल दिखता हूँ क्या? अयान गुस्से में बोला। आपका आपके गुस्से पर कंट्रोल नहीं है पापा, आप पहले भी कई लोगों को बचा चुके हैं ना इनसे, कृति बोली तो अयान और चिढ़ गया। केशव जी ने अयान को शांत रहने के लिए कहा और कृति से पूछा, तुम्हें किसने कहा कि अयान गुस्से में तुम्हें मार देगा? पहले भी ये ऐसा कर चुके हैं ना, कृति बोली। और ये ज्ञान तुम्हें किसने दिया? केशव जी ने पूछा तो मयंक धीरे से अपने कदम पीछे लेने लगा।
नैना जी ने जब कृति को मयंक की तरफ देखते पाया तो उन्होंने मयंक को देखा जो धीरे धीरे वहां से लगभग खिसकने ही वाला था। नैना जी ने उसका कान पकड़ लिया और बोली, तूने ही किया है ना ये सब? मयंक चिल्लाया। बस यूं ही थोड़ी मस्ती, मयंक ने कहा तो कृति बोली, मयंक के बच्चे रुक, तुझे पागल बनाने को मैं ही मिलती हूँ क्या? कहकर कृति मयंक के पीछे हो ली। उसे देखकर अयान ने केशव जी की तरफ घूर कर देखा और गुस्से में बोला, बस एक यही कमी थी मेरी लाइफ में, इसे इसे आप समझदारी कहते हो? बेवकूफी है ये। तीन बेवकूफी नहीं भोलापन है ये, केशव जी बोले तो अयान ने अपना लैपटॉप उठाया और रूम से जाने लगा तो केशव जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। वैसे भी यहाँ रहकर मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना, अयान दांत पीसते हुए बोला। आज हम सब दिल्ली चल रहे, पग फेरे की रस्म के लिए, केशव जी बोले। जाते जाते अयान के कदम रुक गए। वो पीछे मुड़ा और बोला, जाए शौक से जाए, लेकिन मेरा इंतजार मत कीजिए और हाँ, इस बार जान से मरने की या अपनी जायदाद से बेदखल करने की धमकी मत दीजिए, क्योंकि जान लेने की शक्ति देनी मुझे भी आती है, अयान बोला और वहां से गुस्से में चला गया। मयंक चिल्लाया। बस यूं ही थोड़ी मस्ती, मयंक ने कहा तो कृति बोली, मयंक के बच्चे रुक, तुझे पागल बनाने को मैं ही मिलती हूँ क्या? कहकर कृति मयंक के पीछे हो ली। उसे देखकर अमान ने केशव जी की तरफ पूर कर देखा और गुस्से में बोला, बस एक यही कमी थी मेरी लाइफ में, इसे इसे आप समझदारी कहते हो? बेवकूफी है ये। 11 बेवकूफी नहीं भोलापन है ये, केशव जी बोले तो अयान ने अपना लैपटॉप उठाया और रूम से जाने लगा तो केशव जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। वैसे भी यहाँ रहकर मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना, अयान दांत पीसते हुए बोला। आज हम सब दिल्ली चल रहे, पग फेरे की रस्म के लिए, केशव जी बोले। जाते जाते अयान के कदम रुक गए। वो पीछे मुड़ा और बोला, जाए शौक से जाए, लेकिन मेरा इंतजार मत कीजिए और हाँ, इस बार जान से मरने की या अपनी जायदाद से बेदखल करने की धमकी मत दीजिए, क्योंकि जान लेने की शक्ति देनी मुझे भी आती है, अयान बोला और वहां से गुस्से में चला गया। उधर मयंक भागते हुए अपने रूम में आ गया और अंदर से डोर को लॉक कर लिया। 111 कृति बाहर से उसका डोर पीटने लगी, मयंक देखो, डोर खोलो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। बच गया, मयंक ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। तू बाहर तो आ मयंक के बच्चे, आज तू मेरे हाथ से नहीं बचने वाला, कृति बोली। यहाँ से गुजरते हुए अयान का ध्यान कृति पर गया तो उसकी दोनों बाहें आपस में जुड़ गई। उसने कुछ देर कृति को देखा और फिर अपना सिर झटका और वहां से चला गया। कृति ने अयान को जाते हुए देखा तो वो उसके पीछे भागी और उसने अयान को आवाज लगाई, अयान जी, रुकिए। लेकिन अयान कृति को जानबूझकर अनसुना कर आगे बढ़ गया, पर कृति भी कहाँ हार मानने वाली थी। वो भी भागकर अयान के आगे जाकर खड़ी हो गई। उसकी इस हरकत पर अयान ने गुस्से से कसकर आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अयान ने आंखें खोली तो कृति वही अपने दोनों कान पकड़े खड़ी हुई थी। उसने अयान से बोला, आई एम सॉरी अयान जी, वो मुझे मयंक ने हो बताया तो मैंने उसे ही सच मान लिया। एक बार भी नहीं सोचा कि वो सही बोल रहा है या गलत, अगर दिमाग होता तो सोचती न, अयान गुस्से में बोला और वहां से चला गया। कृति बस उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जाते हुए देखती रही। जारी 8 अनटाइटल्ड चैप्टर। अगर दिमाग होता तो सोचती न, अयान गुस्से में बोला और वहां से चला गया। कृति बस उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में नमी भर आई थी। कृति रूम में जाने के लिए पलटी तो उसके पीछे नैना जी खड़ी थी। उन्हें देख कृति अपने होंठों पर एक झूठी मुस्कान ले आए और बोली, आज फिर मैंने उन्हें नाराज कर दिया, सारी गलती मेरी है। इसमें तुम्हारी नहीं, मेरी गलती है, नैना जी के पीछे खड़ा मयंक बोला। कृति और नैना जी ने उस ओर देखा तो मयंक कुछ कदम चलकर उनके पास आ गया और बोला, मैंने तो ऐसे ही मजाक कर दिया था, लेकिन उसके परिणाम के बारे में मैंने एक बार भी नहीं सोचा। तुम तो अभी अभी आए हो इस घर में, लेकिन मैं तो भाई को अच्छे से जानता हूँ, फिर भी इतनी बड़ी गलती कर दी।
लेकिन मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि ये सब हो जाएगा और भाई नाराज हो जाएंगे। आई एम सॉरी कृति, मयंक अपने दोनों कान पकड़ते हुए बोला। जब किस्मत ही खराब है तो तुम्हें दोष देकर क्या फायदा, कृति बोली और वही लिविंग एरिया में सोफे पर पालथी लगाकर बैठ गई। सही तो थी बेचारी, तुम्हारा बेटा किसी क्रिमिनल से कम थोड़े है, जब देखो नाक पर गुस्सा लिए घूमता रहता है। केशव जी बोले और कृति के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने कृति की तरफ देखा और बोले, वैसे बहुत हिम्मत वाली हो, जो ऐसे क्रिमिनल का सामना किया तुमने और खुद को उसके वार से बचा लिया। फिर जोर जोर से हंसने लगे। हाँ हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक, और मयंक के बच्चे सब न तेरी वजह से हुआ, कृति बोली तो मयंक ने फिर से कान पकड़ लिए। माँ एक दिन ना ये आपका छोटू मेरे से बहुत पिटेगा, कृति नैना जी से बोली। छोटू? मैं कोई छोटू नहीं हूँ। लेकिन जो भी हुआ था मजेदार, जी बोली और हंसने लग गई। अयान और चाकू, नैना। तभी कृति की नजर एंट्रेंस पर खड़े अयान पर गई जो अपना फोन लेने वापस आया था। कृति को हैरान देख सब उसकी नजर का पीछा करने लगे तो सबने वहां खड़े अयान को देखा जो उन्हें ही घूर रहा था। सब एकदम से चुप हो गए। अयान तूफान की तरह अपने कमरे में गया और फोन लेकर वापस ऑफिस के लिए निकल गया। उसको जाते देख सब एक दूसरे को देख जोर जोर से हंसने लगे। चलो अब सब जल्दी से रेडी हो जाओ, 1 घंटे में फ्लाइट है हमारी, केशव जी बोले। फ्लाइट? कृति ने आंखें बड़ी करके पूछा। हाँ तो और क्या, पैदल जाएंगे मुंबई से दिल्ली, मयंक बोला। देख तू मुझसे बात मत कर, अभी प्रॉमिस किया था ना तूने और अभी भूल गया, कृति बोली। फिर वो केशव जी से बोली, पापा आपको पता है ना मुझे डर लगता है प्लेन में। कृति बेटा शादी के बाद भी तो हम प्लेन से ही मुंबई आए थे और फिर हम अपने प्राइवेट प्लेन में ही तो जा रहे हैं, नैना जी कृति को समझाते हुए बोली। माँ आपको पता है ना प्लेन के टेक ऑफ करते ही ये मैडम बेहोश हो गई थी, जब प्लेन लैंड किया था तब होश में आई थी मैडम, मयंक बोला। तू तो कुछ बोल ही मत, कृति गुस्से में मयंक को घूरते हुए बोली। कृति बेटा कुछ नहीं होगा, हम सब है ना तुम्हारे साथ, केशव जी बोले। हाँ और अगर तुझे डर लगेगा तो हम प्लेन को बीच रास्ते रुकवा लेंगे, मयंक बोला तो कृति चिढ़ गई। देखा पापा, ऐसे ही तंग करता है, और फिर मुझे ऐसे ही अपनी सच्ची झूठी बातें में फंसा लेता है ये दुष्ट प्राणी, कृति बोली। खबरदार अगर तुम मेरी फूल सी बच्ची को परेशान किया तो, केशव जो मयंक को डांटते हुए बोले तो नैना जी ने मयंक का कान पकड़कर खींच लिया। अब तो मम्मी पापा से डांट भी दिलवा दी, अब तो माफी दे दे, मयंक बोला। कृति मुस्कुरा दी और बोली, प्रॉमिस कर फिर कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा और ऐसी ऊंट पटांग बातें भी नहीं करेगा। ओके मेरी माँ, प्रॉमिस, मयंक बोला। अच्छा चलो, अब बाकी सारी बातें बाद में, पहले रेडी हो जाओ सब, केशव जी बोले तो सब अपने अपने रूम में चले गए रेडी होने के लिए। कुछ ही देर में सब रेडी हो गए और एयरपोर्ट पहुंच गए। सब चलने के लिए रेडी ही थे कि कृति के कदम रुक गए। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। चलो बेटा क्या सोच रही हो, केशव जी ने पूछा। पापा, वो या ना, नहीं आए अभी, कृति ने पूछा तो केशव जी और बाकी सब उसकी तरफ तरस भरी नजरों से देखने लगे। बेटा वो, हाँ उसकी एक मीटिंग, केशव जी इतना ही बोल पाए। कृति को अयान की बातें याद आने लगी, इस शादी से ज्यादा उम्मीद मत रखना। सोचते हुए कृति बोल पड़ी, वो नहीं आना चाहते ना पापा। कृति की बात सुन केशव जी नजरें चुराने लगे। कृति ने उनका हाथ पकड़ा और बोली, कोई बात नहीं पापा, हमें जरा भी बुरा नहीं लग रहा। कृति ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी और सबके साथ चल पड़ी। सब अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। केशव जी और नैना जी एक साथ बैठ गए। कृति विंडो वाली साइड बैठ गई और मयंक उससे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठने लगा तो कृति ने उसे आवाज लगाई, तू कहाँ जा रहा है? यहाँ बैठ जा आकर, मेरे साथ एक सीट खाली है। अच्छा अभी तो कुछ देर पहले मैं दुष्ट प्राणी था, मयंक कृति को चिढ़ाते हुए बोला। हाँ वो तो तू अभी भी है और हमेशा ही रहेगा, अब चुपचाप यहाँ बैठ जा, कृति ने कहा।
अच्छा अगर नहीं बैठा तो, मयंक ने अकड़ते हुए पूछा। तो आज तक स्कूल और कॉलेज से तूने कितने बंक मारे हैं ना? सब पापा को बता दी दूंगी, कृति मयंक को धमकाते हुए बोली तो मयंक जल्दी से कृति के पास वाली सीट पर बैठ गया और बोला, तू न जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं। मयंक बोला तो कृति अपने कंधे उचका कर खुद पर इतराने लगी। कुछ ही देर में टेक ऑफ का टाइम भी हो गया। कृति ने मयंक की आर्म को कसकर पकड़ लिया। 2 घंटे बाद फ्लाइट दिल्ली लैंड कर गई। सब प्लेन से बाहर आए। बेटा तू ठीक है ना? केशव जी ने कृति से पूछा तो कृति ने भी खुश होकर हाँ में सिर हिला दिया। अरे हाल पूछना है तो मेरा पूछो ना, मयंक अपनी आर्म सबको दिखाते हुए बोला। हाय ये क्या हो गया मयंक? नैना जी ने मयंक की आर्म पकड़ते हुए पूछा। पूछिए अपनी लाडली से, इसने ही की है ये कलाकारी, मयंक बोला तो कृति अपना सिर खुजाने लगी। उद्धरण चिन्ह। अब मैंने कितनी बार तो सॉरी बोला, कृति बड़ी ही मासूमियत से बोली तो सब हंस पड़े। दिल्ली एयरपोर्ट से वो कृति के गांव की तरफ बढ़ गए। जारी।